हेलो फ्रेंड, वेलकम यू टू ऑन माय यूट्यूब चैनल रमन ग्रुप ऑफ लॉ स्टडी। मैं एडवोकेट आशीष रमन। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के 1872 के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 को डील करने वाले हैं, जो जिसमें सेक्शन 56 से 167 तक के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसे आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियो आपको समय पे मिलते रहे। इसमें हम देख पा रहे हैं 56 से पहले हम लोग 100 तक कवर करेंगे, जिसमें एविडेंस के बारे में जो चैप्टर 5 को डील करता है। क्वेश्चन है आपके सामने, साक्ष्य में प्रस्तुत एक पंजीकृत विक्रय की एक प्रमाणित प्रति। पंजीकृत मतलब कि जब भी हम किसी चीज़ को खरीद या बिक्री करते हैं तो उसे हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस में जाके पंजीकृत कराते हैं। तो ये जो इसकी प्रति है वो प्रमाणित है या नहीं, इसके बारे में डील करता है। तो हम ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पे। मूल के निष्पादन एवं उसके पंजीयन की सबूत होगी। सेकेंड ऑप्शन केवल निष्पादन की सबूत होगी। एंड सी ऑप्शन केवल इस तथ्य की सबूत होगी कि मूल दस्तावेज पंजीकृत हुआ था। डी में देखेंगे कि मूल के अभाव में किसी बात की सबूत नहीं होगी। यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेल की गई है तो उसकी रजिस्ट्री भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के तहत ग्राही माना जाएगा और वो मूल दस्तावेज पंजीकृत हुआ था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसकी हम लोग एक्सप्रेशन देखते हैं। पंजीकृत विक्रय की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रेशन के तथ्य को साबित कर सकता है, रजिस्ट्रेशन के सम्यक निष्पादन का सबूत नहीं है। तो हम लोग इसी तरह आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगर आप लोग इंडियन एविडेंस एक्ट अगर रीड किए होंगे तो उसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में पढ़ा होगा। जो सेक्शन 762 में प्राइमरी एविडेंस है और सेक्शन 3 में सेकेंडरी एविडेंस को एक्सप्लेन करता है। तो क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। द्वितीयक साक्ष्य जो मूल के प्रति से बनाया गया हो वो द्वितीयक साक्ष्य कहलाता है। किस कंडीशन में? पहला हम देख रहे हैं, ए में देख रहे हैं कि मूल से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियाँ। यांत्रिक कहने का मतलब यहाँ पे कि जो किसी मूल कॉपी से उसकी कॉपी कर बनाई गई हो। बी ऑप्शन है मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियाँ। सी दस्तावेजों के प्रतिलेख और डी शिलालेख। शिलालेख जो होता है इंस्क्रिप्शन, उसका इंग्लिश वर्ड होता है दोस्तों। शिलालेख का मतलब जो किसी पत्थर या फिर मेटल पे जो चीज़ लिखी जाती है तो वो शिलालेख कहलाती है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे डी होगा, जो कि शिलालेख यहाँ पे जो है शिलालेख जो यहाँ पे वो प्राइमरी एविडेंस में आता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इसका एक्सप्रेशन क्या बोलता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के अनुसार
निम्नलिखित यहाँ पे बातें की गई है। दस्तावेजों की प्रमाणित पत्र सर्टिफाइड कॉपी मूल दस्तावेज को जो है मतलब किसी भी आंतरिक प्रक्रिया द्वारा उसकी डबल कॉपी तैयार की गई और उसकी तुलना की गई, मूल से बनाई गई या तुलना की गई। दस्तावेजों के पत्र केवल उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया हो, तो ऐसी दस्तावेज सेकेंडरी एविडेंस कहलाती है। दस्तावेज की अंतःवस्तु का उस व्यक्ति का जिसने उसे स्वयं देखा है या दिया हुआ मौखिक वृत्तांत या कथन वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे दोस्तों कि साक्ष्य अधिनियम में कंप्यूटर निर्गत का दस्तावेज एवं साक्ष्य में ग्राह्य माने जाने की शर्तों का वर्णन किया किस धारा में है। यहाँ पे हम ऑप्शन ए में देख रहे हैं फ्रेंड कि 65 का बी सब सेक्शन 4 में क्या कहता है। हमको यहाँ पे सारे सेक्शन को डील करते हुए आगे बढ़ना है ताकि हम सारे सेक्शन को यहाँ पे अच्छी तरह समझ सकें। पैंसठ का बी में दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ सारे ऑप्शन 65 का बी में देख रहे हैं कि 1 है, 2 है, 4 है और 5 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट में 765 का बी अगर आप देखेंगे तो उसमें सब सेक्शन 2 में डील किया हुआ है कि कंप्यूटर द्वारा निर्गत दस्तावेज ग्राह्य माना जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी होगा। तो आप इस सेक्शन को ज़रूर से पढ़ें क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन कर दिया गया है। एक पंजीकृत वसीयत साबित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि बुलाया जाए। यहाँ पे पंजीकृत वसीयत यानी बिल के बारे में कहा जा रहा है कि अगर उस पंजीकृत वसीयत में जिसे आप भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के तहत आप उसे पंजीकृत किए होंगे तो उसमें 2-3 विटनेसेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें से किसी एक को कम से कम एक अटेस्टेशन विटनेस को न्यायालय में बुलाया जाएगा जो कि जीवित हो, न्यायालय की आदेश का उसके पास गया हो और साक्ष्य देने के योग्य हो। तो वैसे व्यक्ति को इस पंजीकृत वसीयत को साबित करने के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है सभी अनुप्रमाणन साक्षी, कम से कम एक अनुप्रमाणन साक्षी, सी एक अनुप्रमाणन साक्षी एवं वसीयत का लेखक, डी है एक अनुप्रमाणन साक्षी एवं पंजीयन अधिकारी। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन में पहले ही पढ़ चुके थे दोस्तों कि यहाँ पे कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाया जाना उचित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कम से कम एक अनुप्रमाण साक्षी को बुलाया जाना चाहिए। क्वेश्चन है, अब आगे देख लेंगे दोस्त लोग हम लोग कितने वर्ष पुराने, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कितने वर्ष पुराने का दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक दस्तावेज के बारे में आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में, कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज साबित किए माने जाएंगे यदि यह किसी अभिरक्षा से पेश किया जाता है जिससे न्यायालय विशिष्ट मामलों में समुचित समझता है। यहाँ पे हम फ्रेंड देख पाएंगे कि सेक्शन 90A में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के प्रूफ करने के बारे में दिया हुआ है जिसमें लिखा है
5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 20 वर्ष और डी 10 वर्ष। यहाँ सारे ऑप्शन को डील कर लेंगे फ्रेंड। यहाँ पे 5 वर्ष जो है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज में सेक्शन 90A के अनुसार 5 वर्ष पुराने होना तात्पर्य यहाँ पे होता है और इसे साबित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। बाकी और भी हम ऑप्शन की जानकारी आपको दे देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ऑप्शन बी 30 वर्ष। जब आप 90 सेक्शन को देखेंगे तो उसमें 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में जिक्र किया गया है ना। और उसमें कुछ कंडीशन में दिए हैं कि अगर किसी 30 वर्ष पुराने दस्तावेज को साबित करना है तो किस किस बातों पे वो साबित किया जाएगा। उसका पेपर देखा जाएगा कि पेपर सच में पुराना है या फिर उसकी नकल की गई है। अगर पेपर सच में पुराना है तो क्या उस पर स्याही है, जो क्या स्याही जो से लिखी गई है क्या वो सच में पुराना है या फिर उसे बाद में लिखा गया है। तो ये सभी बातें यहाँ पे ग्राह्यता रखती है दोस्तों। पेपर पुराना होना चाहिए और स्याही भी बिल्कुल 30 वर्ष पहले का मेंशन 30 वर्ष के अनुसार लगना चाहिए। और ऑप्शन सी जो यूपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो कृपया कर जो यूपी के फ्रेंड जो देख रहे हैं तो आप जब 90 का सेक्शन देखिएगा तो उसमें आप समझ जाइएगा कि कितने वर्ष पुराने दस्तावेज यूपी के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी में राज्य संशोधन में लिखा गया था कि 30 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष प्रस्थापित होगा। यानी यहाँ पे अगर यूपी के बारे में अगर आता है क्वेश्चन तो वहाँ पे ऑप्शन आपका सी नंबर पुराने दस्तावेज के बारे में शो करता है। तो आप समझ गए होंगे। और 10 वर्ष किसी से कोई नहीं मेल करता है। आगे देखें क्वेश्चन हम लोग। गलत कथन को इंगित कीजिए। इसमें आपको बहुत पहचानना है कि इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है। यदि कोई संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट कई पत्रों में अंतर्विष्ट है तो वे सभी पत्र जिनमें वह अंतर्विष्ट साबित करने होंगे। यदि कोई संविदा किसी विनिमय पत्र में अंतर्विष्ट है तो वह विनिमय पत्र साबित करना होगा। यदि विनिमय पत्र 3 परतों में लिखित है तो केवल एक को साबित करना आवश्यक है। डी, यदि ए बी को उसके द्वारा दिए गए धन की रसीद देता है और संदाई करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है, यह साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को समझेंगे फ्रेंड। यहाँ पे यदि कोई संविदा कोई कॉन्ट्रैक्ट की गई है तो उसमें जितने पत्रों में वो कॉन्ट्रैक्ट बनी है उस सभी को साबित करना होगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। यदि कोई संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें जो भी बातें लिखी गई है उसे साबित करना होगा। एंड ऑप्शन सी, विनिमय को हम लोग एक्सचेंज इंग्लिश पढ़ते हैं। 3 परतों में लिखित गई है तो केवल एक को साबित करना आवश्यक है। 3 अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एक्सचेंज की अगर 3 कॉपी बनाई जाती है तो एक को साबित करना आवश्यक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे देख पाएंगे। हम लोग पीछे भी एक क्वेश्चन में इसको डील किया है कि यदि ए किसी को बी को उसके द्वारा दिए गए धन की रसीद देता है तो यहाँ पे रसीद तो आपके लिए डॉक्यूमेंट एविडेंस हो गया। आप तो उसको जब भी किसी भी साक्ष्य को सुसंगत करने के लिए हमको मौखिक साक्ष्य दे सकता है, क्योंकि मैंने उन्हें धन की रसीद दिया है। तो यहाँ लिखा यह साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, यानी एडमिसिबिलिटी नहीं है।
तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे यस होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन ये वाला आपका डी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। साक्ष्य अधिनियम की 91 का अगर हम दृष्टांत देखेंगे वहाँ पे हम लोग, तो उसमें ई ऑप्शन मतलब कि ई सब क्लॉज में देखेंगे कि ए गिव्स अ रिसिप्ट फॉर मनी पेड बाई बी, तो ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड ऑफ पेमेंट इज एडमिसेबल। यहाँ पे जो है मौखिक साक्ष्य को पेश करना यहाँ पे ग्राह्यता माना गया है। साक्ष्य का अब हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड, क्योंकि मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि इस वीडियो में चैप्टर सेक्शन 56 से लेकर 167 तक डील करेंगे। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग के बारे में लिखा हुआ है। सिद्ध करने का भार, सिद्ध करने के भार किसके ऊपर है? विशेष तथ्य के बारे में सिद्ध करने का भार ज्ञान में होने वाले तथ्य को साबित करना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि सिद्ध करना यानी प्रूफ करने के बाद अगर आप के पास बेयर एक्ट है तो आप उसे भली भांति अच्छी तरह समझ पाइएगा कि 101 क्या कहता है, 102 क्या कहता है, 103 क्या कहता है, ताकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सेक्शन 101 कहता है सिद्ध करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ को इंग्लिश में हम लोग जानेंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ बोलते हैं इसको हम लोग। तो ए का जो ऑप्शन मैच होगा वो 4 होगा। बी सिद्ध करने का भार किसके ऊपर है, यानी जो बर्डन ऑफ प्रूफ को कौन सिद्ध कर सकता है, ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, किस पे होता है बर्डन ऑफ प्रूफ सिद्ध करने का। तो यहाँ पे जो बी का जो मैच होगा वो 3 के साथ होगा, क्योंकि वो 102 में अंतर्विष्ट है। सी देख रहेंगे विशेष तथ्य मतलब कि स्पेशल फैक्ट के बारे में बोल रहा है यहाँ पे, सिद्ध करने का भार किसके ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि ये 103 में ही होगा, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ की व्याख्या दी गई 101 में, और इस बर्डन ऑफ प्रूफ का वो कौन सिद्ध कर सकता है तो ये 102 में है। और जब कोई स्पेशल बर्डन ऑफ प्रूफ है तो वो 103 में उसे सिद्ध करने का भार दिया जाता है। बाकी डी को देख रहे हैं हम लोग, ज्ञान में होने वाले तथ्य को साबित करने का भार 106 में दिया गया है। तो इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे क्या होगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। यहाँ सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, जो यूपीपीसीएस जे में 2013 के एग्ज़ाम में आ चुका है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है। लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 121, ऑप्शन नंबर बी 122, ऑप्शन नंबर सी 123, ऑप्शन नंबर 4 124। यहाँ पे ऑप्शन जो सी है 121 किसके बारे में बोलता है, तो 121 यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को डिफाइन करता है। जज एंड मजिस्ट्रेट के बारे में यहाँ पे दी गई है। और 122 यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेटिंग ड्यूरिंग मैरिज, यानी विवाहित स्त्री के दौरान में की गई संसूचनाएँ। एंड 123 में डील किया गया है दोस्तों यहाँ पे लोक नीति के आधार पर अप्रकाशित शासकीय अभिलेख के अंतर्विष्ट राज्य के कार्यपालकों को सूचनाएं प्रकृति से संचित। एक यहाँ पे केस लॉ है राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी, ऑल इंडिया रैंक 1974।
इलाहाबाद 124 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि धारा 123 में 3 बातें निहित है। दस्तावेज अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों होना चाहिए। दस्तावेज राज्य के क्रियाकलापों से संबंधित होना चाहिए। दस्तावेज की विभाग अध्यक्ष की स्वीकृति पर साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है। यह चैप्टर 9 में अंतर्विष्ट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट केस लो है और ये आपके यूपी PCS जे में 2013 में आ चुके हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो हम लोग ऑप्शन सी इसका सही करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं प्लीडर की वृत्तिक संसूचनाओं से संबंधित है? ये यहाँ पे आपको ऑप्शन ए जो बोल रहा है 128 बता रहा है, 128 सेक्शन बी, ऑप्शन बी 129 व 130, ऑप्शन सी 133 एंड 134। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही होगा। यहाँ पे इसकी हम लोग व्याख्या देखेंगे। साक्ष्य अधिनियम की धाराएं 126, 127 और 128 कानूनी सलाहकारों के संसूचनाओं का रहस्य उद्घाटन करने से रोकती है। तो यहाँ पे आपको जो आंसर होगा ऑप्शन डी देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे केस लॉ के बारे में है। केस लॉ कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में बाल साक्षी के साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया संबंधी न्यायालय के कर्तव्यों को प्रतिपादित किया गया? तो यहाँ केस लॉ है, जिसको ऑप्शन हम बता रहे दोस्तों यहाँ पे। जिसे आप लोग जितने भी केस लॉ इस यहाँ पे दिखा रहे, इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जिसे आप लोग को इग्नोर नहीं करना है। रामेश्वर प्रसाद बनाम राजस्थान, ऑल इंडिया रैंक 1952, सुप्रीम कोर्ट 54। यहाँ पे इसकी डील की गई है। क्या कहना है चाह रहा है यहाँ पे कि रामेश्वर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में एक छोटी लड़की जो ब्लात्संग मीन्स इन इंग्लिश रेप होता है दोस्तों, पीड़ित थी। उसने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त ने ही उससे बलात्संग किया था, रेप किया था। इस बात की संपुष्टि के लिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने बलात्संग रेप के 4 घंटे बाद जो बात अपनी मां को बताई थी, उन्हें प्रयोग करने की अनुज्ञा दी गई थी। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इसको सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।